नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सरकार द्वारा 5 स्कीमों में निवेश करने पर 60 वालों की होने वाली है मौज 2025 में। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है या बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आयु 60 वर्ष उससे ज्यादा है, तो सरकार की 5 ऐसी स्कीम है जिसमें आप निवेश करते हैं तो ना सिर्फ आपकी निवेश राशि सेफ होती है, रिस्क फ्री होती है, यानी 100% गारंटी सरकार द्वारा आपको दी जाती है। इसी के साथ साथ आपको जो भी ब्याज दिया जा रहा है वो भी गारंटेड यहां पर मिल जाता है। तो सरकार की कौन सी 5 स्कीम है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए और आप निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सरकार द्वारा 5 नई स्कीम जारी करी गई है जिसमें आप निवेश करके अपना भविष्य बना सकते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं सरकार द्वारा 5 योजनाएं दी गई है, स्कीम दी गई है सीनियर सिटीजन के लिए, 60 वर्ष वालों के लिए। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में, मंथली इनकम स्कीम के बारे में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। पोस्ट ऑफिस द्वारा सरकार द्वारा यहां पर 5 स्कीम दी गई है। जो 60 वर्ष वाले इसमें निवेश करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न और गारंटेड आपका रिस्क फ्री निवेश होने वाला है। इन सभी स्कीम्स की जो डिटेल है वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर बात करें एफडी की बात करें तो यहां पर जो भी इंडियन रेसिडेंट है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी एनआरआई यहां पर अलाउ नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आप सिंगल एडल्ट है यानी आपकी एज 18 साल उससे ज्यादा है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहां पर माइनर भी अकाउंट खुलवा सकता है, तो माइनर गार्जियन के साथ यानी गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकता है। अगर माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। सेम कंडीशन यहां पर एमआईएस में भी होगी, तो जो कंडीशन यहां पर दी गई है एफडी में वही कंडीशन यहां पर भी आपके लिए लागू हो जाती है। तो यहां पर भी जो भी एमआईएस के अंदर सिंगल एडल्ट है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर कब अकाउंट खुलवा सकता है? जब उनकी एज 10 साल से ज्यादा होगी तो वो खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में ऐसा नहीं है। सीनियर सिटीजन में सिर्फ यहां पर 60 साल वाले ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है यानी एनआरआई यहां पर अलाउ नहीं है, एनआरआई नहीं है, एचयूएफ भी यहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो आप यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन दी गई है। जो भी सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो उन लोगों के लिए 55 साल के बाद आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस वाले हैं उन लोगों के लिए 50 साल की एज रखी गई है। और अगर स्पाउस है, उनके जो हस्बैंड है वो एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है, तो वो भी यहां पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इन तीनों में ध्यान रखिएगा, आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए कंडीशन दी गई है, आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल रहा है, जैसे कि सुपर एनुएशन फंड, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जो भी आपको मिल रहा है वो आपको निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। अब बात करते हैं पीपीएफ में, तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, आप रेसिडेंट होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आप माइनर होने चाहिए एंड गार्जियन के नाम से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहां पर 10 साल का जो क्राइटेरिया है माइनर का वो यहां पर नहीं दिया गया है। इसी के साथ नहीं होने चाहिए, एचयूएफ नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं एनएससी की, तो एनएससी में यहां पर सेम होगा जो आपके एफडी और एमआईएस के अंदर कंडीशन है। तो यहां पर भी आप जो है रेसिडेंट जो होगा वही अकाउंट खुलवा सकता है, 18 साल से ज्यादा, माइनर है तो अकाउंट खुलवा सकते हैं, माइनर के 10 साल से ज्यादा है तो अकाउंट खुलवा सकता है। यहां पर एनआरआई अकाउंट नहीं खुलवा सकते, एचयूएफ और ट्रस्ट ये सभी लोग जो है वो अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। तो ये तो हो गई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी केस में। अब बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट की, तो यस यहां पर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, 3 एडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एमआईएस की बात करें तो यहां पर भी आप 3 एडल्ट मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहां पर खुद सेल्फ आप कर सकते हैं, प्लस आपकी जो स्पाउस है
वो यहां पर मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पाउस की एज 60 साल होना कंपलसरी नहीं है, पर आपकी एज जो है वो 60 साल होनी चाहिए। पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंट जो है वो अलाउ नहीं है, तो आप ज्वाइंट अकाउंट जो है वो नहीं खुलवा सकते। एनएससी की बात करें तो यहां पर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं 3 एडल्ट को मिलकर। इसके बाद हमारी अगली कंडीशन है कितने नंबर ऑफ अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। तो यहां पर आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं दी गई है। एनी नंबर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहां पर भी एमआईएस की बात करें तो भी आप कितने नंबर ऑफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन में भी बात करें तो आप एक से ज्यादा, 1, 2 या 3 कितने भी नंबर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पीपीएफ में सिर्फ आप एक ही अकाउंट जो है वो ओपन करवा पाएंगे, चाहे वो आप पोस्ट ऑफिस की बात करें या फिर आप बैंक में, यहां पर लिमिट दी गई है, तो एक ही नंबर ऑफ अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। एनएससी के अंदर भी यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा, आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो कितना मिनिमम मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने मल्टीपल में आप पैसा जमा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम 1000 रुपया आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एमआईएस में भी आप मिनिमम 1000 रुपये, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 1000, और एनएससी की बात करें तो वहां पर भी आपका मिनिमम डिपॉजिट है 1000। लेकिन पीपीएफ में आप 500 रुपये से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो कितना मैक्सिमम पैसा आप जमा कर सकते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। साथ साथ एनएससी की बात करें तो यहां पर भी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की, आप कितना भी मैक्सिमम पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर पीपीएफ की बात करें तो यहां पर आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हर साल में, चाहे फिर वो आपका सेल्फ हो या माइनर, दोनों को मिलाकर, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलें या फिर बैंक में, यहां पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा नहीं कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहां पर 30 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका ज्वाइंट अकाउंट हो, चाहे आपका सेल्फ अकाउंट हो, यानी खुद का अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, दोनों को मिलाकर यहां पर 30 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। तो ये 30 लाख की लिमिट जो है वो यहां पर सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर दी गई है। एमआईएस की बात करें तो यहां पर सिंगल अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं, बात करें मैक्सिमम की, तो सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं तो 9 लाख की लिमिट दी गई है, और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर 15 लाख की लिमिट दी गई है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो हर एक ज्वाइंट होल्डर का जो शेयर है वो इक्वल रहेगा, यहां पर इक्वली यहां पर डिवाइड किया जाएगा, और इंडिविजुअल जो शेयर है वो 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर ए और बी है, तो ए जो है वो 7.5 लाख रुपए निवेश कर सकता है और बी 7.5 लाख रुपए निवेश करेगा, यानी टोटल 15 लाख रुपए आप ज्वाइंट अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर बात करें यहां पर तो 1.5 लाख रुपए और आप अलग से अकाउंट खुलवाकर निवेश कर सकते हैं। टोटल जो है आपका 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट की बात करें तो 15 लाख रुपए से ज्यादा आपका निवेश नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो ज्वाइंट में आप कितना भी पैसा निवेश कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में और एनएससी में कितना भी पैसा आप निवेश कर सकते हैं, बाकी सबके लिए यहां पर कंडीशन लिमिट दी गई है। आइए अब बात करते हैं मल्टीपल की, तो कितना मल्टीपल में आप निवेश कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहां पर आप 100 के मल्टीपल में अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि 1000 है तो आप 1500, 1600 इस तरह 100 के हिसाब से कर सकते हैं। एमआईएस की बात करें तो 1000 के मल्टीपल में, सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर भी 1000 के मल्टीपल में, पीपीएफ में यहां पर दिया नहीं गया है तो आप 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। एनएससी में भी यहां पर आपको 100 की मल्टीपल के अंदर पैसा जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेस डिपॉजिट। अगर आपने ज्यादा पैसा जमा कर दिया तो उसका क्या होगा, तो यहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो यहां पर एक्सेस डिपॉजिट लागू नहीं होता है, ना इसमें ना एनएससी में। लेकिन यहां पर अगर बाकी तीनों की बात करें, अगर आपने एक्सेस पैसा जमा कर दिया है लिमिट से ज्यादा, यानी सीनियर सिटीजन में 30 लाख से ज्यादा जमा कर दिया है, एमआईएस के अंदर आपने 9 लाख या 15 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर दिया और पीपीएफ में आपने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर दिया है, तो पैसा जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा तीनों ही केस में, और 4% सेविंग का ब्याज आपको दिया जाएगा। जब से आपने एक्सेस जमा करा है और जब तक आपका रिफंड नहीं आया है, 4% का ब्याज आपको यहां पर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एफडी और एनएससी में आपको जो भी इंटरेस्ट रेट होगी उस स्कीम के अंदर वही आपको दी जाएगी, लेकिन बाकी स्कीम्स के अंदर लिमिट दी गई है तो वहां पर सिर्फ आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा अगर आप लिमिट से ज्यादा पैसा जमा कर देते हैं। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट, यहां पर आपको क्या मिलने वाली है। एफडी, एमआई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ और एनएससी में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको 8.2%, एनएससी में आपको उससे कम 7.7%, पीपीएफ के अंदर आपको 7.1%, एमआईएस में आपको 7.4% मिल जाता है, और एफडी में आपको 1 साल की एफडी कराने पर 6.9%, 2 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7% का ब्याज मिलता है, 3 साल की एफडी करवाने पर आपको 7.1%, और अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट पेबल कैसे होगा,
यहां पर आपका ईयरली जो है वो इंटरेस्ट पेबल किया जाएगा, लेकिन कैलकुलेट आपका जो है वो क्वार्टर वाइज किया जाएगा, यानी हर साल आपको इंटरेस्ट जो है वो यहां पर दे दिया जाएगा। एमआईएस के अंदर यहां पर आपको मंथली इंटरेस्ट जो है वो पेबल किया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहां पर क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके खाते में जमा होता रहेगा सीनियर सिटीजन अकाउंट में। पीपीएफ और एनएससी की बात करें तो इन दोनों ही केस में यहां पर आपका कंपाउंडेड हो जाता है ईयरली, यानी हर साल आपका जो पैसा है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है, यानी आपका जो पैसा है वो री इन्वेस्ट होता है। यहां पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको दिया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। यहां पर फाइनेंशियल ईयर जो भी खत्म होगा तो उसमें आपका जो पैसा है वो क्रेडिट किया जाएगा और उस इंटरेस्ट को वापस री इन्वेस्ट किया जाएगा, जिस पर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको जो है पैसा दिया जाता है, यानी जो भी आपका प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है वो आपको मैच्योरिटी पर मिल जाता है। पीपीएफ की एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी इंटरेस्ट आपको ईयर एंड पे मिलता है, अगर वहां पर जो अकाउंट है वो बैंक है तो उस केस में यहां पर बैंक में मिलेगा, लेकिन अगर आपने ट्रांसफर कर दिया पोस्ट ऑफिस में तो ईयर एंड में जो खड़ा होगा उसमें आपको अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। अब चाहे एफडी हो, एमआईएस हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, यहां पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट का फायदा नहीं मिलता है तीनों ही केस के अंदर, यानी आपको यहां पर कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता है, ना कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है ना इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर आपका जो पैसा है वो री इन्वेस्ट कभी भी नहीं होता, चाहे वो एफडी हो, एमआईएस हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, पीपीएफ और एनएससी में आपका री इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वहां पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट का फायदा मिलता है, लेकिन यहां पर नहीं होता। यहां पर आपका जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है, चाहे वो ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली आपका हुआ है, वो आपको क्लेम करना पड़ता है। अगर आप वो क्लेम नहीं करते तो उस इंटरेस्ट पर आपको इंटरेस्ट यानी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, और क्लेम जो है वो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटो क्रेडिट करवाना होता है, जिसके तहत या तो आपको सेविंग का ब्याज मिलेगा या फिर अगर आप आरडी में करते हैं तो आरडी में आपको 6.7% का ब्याज दिया जाएगा। अगर आप उससे अगर किसी अन्य स्कीम में निवेश करते हैं तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट होगी वो आपको दी जाएगी। तो यहां पर आपको जो है सबमिट करनी पड़ती है एप्लीकेशन कि जो भी पैसा आपका इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो सेविंग अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो। मान लीजिए आपका अप्रैल है, मई है, जून है या जुलाई है, समझ लिए 4 महीना है, तो यहां पर आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट है। अब यहां पर क्वार्टरली यानी 30 जून को आपको यहां पर पैसा दिया जाएगा। 30 जून हो गया, आपका 30 सितंबर हो गया, या फिर आपके 31 दिसंबर हो गया, या इसके अलावा 31 मार्च, तो हर क्वार्टर पे आपको यहां पर ब्याज दिया जाता है। आप समझ लीजिए यहां पर जून महीने में आपको 61,500 का ब्याज दिया है, तो यह ब्याज जो है आपने क्लेम नहीं किया है तो उस केस में उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इस ब्याज को आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन करनी होगी। वैसे एमआईएस में आपको हर महीने ब्याज दिया जाता है, अप्रैल, मई, जून, उसको भी आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। बात करें तो हर मार्च महीने में आपका पैसा जो क्रेडिट होता है वो आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको एप्लीकेशन जमा करनी पड़ती है, जिसके तहत आपका पैसा एफडी का, एमआईएस का और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो पैसा है, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है, वहां पर 4% आपको मिल जाता है। लेकिन अगर वो उन्हीं खातों में पड़ा है, एफडी में पड़ा हुआ है, एमआईएस में पड़ा हुआ है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये अब बात करते हैं यहां पर मैच्योरिटी पीरियड क्या दी गई है। तो फिक्स डिपॉजिट में आपके लिए 1 साल का अगर लेते हैं तो 1 साल की मैच्योरिटी, 2 साल की है, 3 साल की एफडी की मैच्योरिटी और 5 साल की एफडी की मैच्योरिटी है, जो भी टर्म आप ले रहे हैं। एमआईएस की बात करें तो यहाँ पर 5 साल की मैच्योरिटी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यहाँ पर भी 5 साल, एनएससी में 5 साल, लेकिन सबसे ज्यादा मैच्योरिटी है वो यहाँ पर 15 साल का लॉक इन पीरियड दिया जाता है पीपीएफ स्कीम के अंदर। अब बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल क्या कंडीशन दी गई है। अगर आप पैसा समय से पहले यानी मैच्योरिटी से पहले अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में क्या पेनल्टी यहाँ पर आपको लगती है। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, तो 6 महीने तक आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते। 6 महीने से लेकर अगर आप 1 साल की बात करें तो उस केस में आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। और अगर आपने 1 साल के बाद पैसा विड्रॉ किया है, मान लीजिए आपकी 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की एफडी है, आपने 1 साल और 6 महीने के लिए यहाँ पर पैसा जो है विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में जो भी 1 साल होगा यानी कंप्लीटेड ईयर होगा, इसमें 2% लेस आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 5 साल की एफडी करी है यानी 7.5% आपका था, माइनस 2%, 5.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1 साल के लिए। बाकी का जो 6 महीना होगा उसके लिए आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यस, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो 2 साल, 3 साल, 5 साल की जो भी आप एफडी करते हैं तो यहां पर आपको 2% कम 4%
यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेविंग पार्ट ऑफ द पीरियड के लिए दिया जाएगा। एमआईएस की अगर बात करें, आप 1 साल तक तो कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी अकाउंट को जो है क्लोज नहीं करवा सकते। 1 साल के लेकर आप 3 साल की बात करें तो 2% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 9 लाख रुपए, ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए, सीधा 2% डिडक्ट होगा। 3 साल से 5 साल की बात करें तो 1% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 1 साल तक आप यहां पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। आप बेशक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से 2 साल की बात करें तो यहां पर 1.5% आपका पैसा जो है वो डिडक्ट होगा प्रिंसिपल अमाउंट में से। तो 30 लाख रुपए आप निवेश करते हैं, 1.5% के हिसाब से 45,000 रुपए जो है यहां पर आपको कम करके मिलेगा। 2 से अगर 5 साल की बात करें तो 1.5% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा। 5 से 6 साल अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो उस केस में 1% डिडक्शन होगा प्रिंसिपल अमाउंट में। और अगर आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड किया है, यानी 5 + 3 के लिए किया है, तो 7वें और 8वें साल में कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट लॉस आपका नहीं होता है। इसी के साथ साथ बात करते हैं पीपीएफ में, तो पीपीएफ में आप 5 साल तक तो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 5 साल के बाद ही जो है वो आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन वहां पर भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? लाइफ थ्रेटनिंग अगर किसी को डिजीज हो गई है, जैसे कि अकाउंट होल्डर हो गया, उनको लगता है उनको हो गई है, या फिर जो स्पाउस है या आपके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनको अगर ये डिजीज हो गई है, तो यहां पर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अगर जाते हैं तो यहां पर कर सकते हैं। सेल्फ हो गया, या अगर आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो जाना चाहता है तो उसके लिए पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन दी है, आपका जो रेसिडेंसी स्टेटस है वो चेंज हो गया। आपने अकाउंट ओपन करवाया था तब तो आप रेसिडेंट थे, लेकिन उसके बाद आप कभी भी अगर एनआरआई हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस केस में आपका अकाउंट जो है यहां पर प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं 5 साल के बाद। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको जो इंटरेस्ट है वो यहां पर 1% कम होकर मिलेगा, यानी 7.1 है माइनस 1%, यानी 6.1% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है और जब तक आपका प्रीमेच्योर विड्रॉल हुआ है, यानी पूरे पीरियड के लिए आपको 6.1% ही ब्याज दिया जाएगा। एनएससी की बात करें तो ये भी आप बिफोर 5 ईयर से पहले अकाउंट क्लोज नहीं करवा सकते, कुछ ही केस में करवा सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर की यहां पर डेथ हो जाती है, चाहे वो सिंगल अकाउंट हो, तो उस केस में आपका अकाउंट जो वो बंद कर दिया जाएगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में चाहे एक ज्वाइंट होल्डर की हो या एक से ज्यादा सभी की अगर हो जाती है तो अकाउंट बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कर सकते हो, या फिर अगर प्लेजी है तो उस केस में यहां पर फोरफिट अगर अकाउंट है तो यहां पर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं 5 साल से पहले। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग के बारे में। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है या जो भी निवेश आप कर रहे हैं, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, तो क्या टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाएगा। एफडी, एमआईएस और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो हो जाता है आपके लिए टैक्सेबल। ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए तक अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194A के तहत 10% के रेट के हिसाब से। अब टीडीएस को अगर आपको बचाना है तो उस केस में आपको फॉर्म 15H जो है वो जमा करना होगा। फॉर्म 15H आप 12 लाख रुपए तक की इनकम तक जमा कर सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो। इसके अलावा पीपीएफ में बात करें तो पीपीएफ में जो भी इंटरेस्ट आपका मिलेगा वो होगा आपका टैक्स फ्री, यानी 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। इंटरेस्ट हो गया, जो भी पैसा आपने डिपॉजिट करवाया है वो भी आपको 80C का बेनिफिट मिल जाता है 1.5 लाख रुपए का हर साल, यानी हर साल आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ जो पैसा आप विड्रॉ करते हैं वो भी होता है आपके लिए एग्जेम्प्ट, तो यहां पर आपको EEE का फायदा मिल जाता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। एनएससी की बात करें तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है 4 साल तक यहां पर आपके लिए हो जाता है टैक्स फ्री। 1.5 लाख रुपए तक का फायदा आपको मिलता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो री इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस वजह से यहां पर 1.5 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। लेकिन 5वें साल में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो होगा आपके लिए टैक्सेबल। इसी के साथ साथ जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया, निवेश किया है, 80C के तहत आपको 1.5 लाख की लिमिट मिल जाती है। तो 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट पहले साल के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप कोई डिपॉजिट नहीं करते तो जो भी इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो रहा है तो 1.5 लाख तक का आपको इसमें फायदा मिल जाता है। बात करते हैं एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। यहां पर आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलता एमआईएस के केस में, पर अगर एफडी की बात करें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें, तो यहां पर भी आपको 80C का बेनिफिट मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का। तो 1.5 लाख का आपको
हर साल एवरी ईयर जो है वो फायदा बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा। ये अब बात करते हैं अकाउंट कितने पीरियड के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। एफडी की बात करें तो आप 1 साल का अकाउंट खुलवाते हैं, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल के लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनको फर्दर आप जो है 1 साल का है तो 1 साल के लिए एक्सटेंड, 2 साल का है तो 2 साल के लिए, 3 साल का है तो 3 साल के लिए और 5 साल का अगर है तो 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। 1 साल का आपको 6 महीने के अंदर अंदर करवाना होगा, यानी मैच्योरिटी से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपको अकाउंट एक्सटेंड करना है। 2 साल का होगा तो 12 महीने के अंदर और 3 और 5 साल का है तो 18 महीने के अंदर अंदर को एक्सटेंड करवाना होगा। इसके साथ साथ जो भी इंटरेस्ट है वो आपको मैच्योरिटी पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वही एक्सटेंडेड अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। एमआईएस के अंदर ऐसी कोई भी एक्सटेंड अकाउंट की कंडीशन नहीं दी गई है, यहां पर आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं करवा सकते। एनएससी की भी बात करें तो यहां पर भी आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं करवा सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 5 साल की आपकी मैच्योरिटी होती है, इसके बाद आप 3-3 साल के लिए आप एन नंबर ऑफ टाइम अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी मैच्योरिटी जब आती है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होता है, चाहे आपकी ओरिजिनल मैच्योरिटी हो। अगर आपका एक्सटेंडेड अकाउंट है तो उस केस में भी आपके एक्सटेंडेड अकाउंट के 1 साल के अंदर अंदर आपको सेकेंड टाइम जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको अकाउंट एक्सटेंड करवाना है। अब जो भी इंटरेस्ट है वो आपकी जो भी मैच्योरिटी आएगी, एक्सटेंडेड मैच्योरिटी पर जो इंटरेस्ट होगा वही इंटरेस्ट आपको यहां पर दिया जाएगा। पीपीएफ की बात करें तो यहां पर आप 5 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। 5-5 साल के लिए कितने भी समय के लिए आप अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी 1 साल के अंदर अंदर यानी मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होता है। अगर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तो उस केस में आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं करवा सकते। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या कंडीशन दी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, यहां पर अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, यानी 5 साल का यहां पर पीरियड होता है मैच्योरिटी का। मान लीजिए तीसरे साल में यहां पर डेथ हो जाती है तो बाकी के 2 साल के लिए 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज आपको दिया जाएगा। आपका अकाउंट जो है वो स्पाउस कंटिन्यू रख सकती है। स्पाउस या तो ज्वाइंट होल्डर हो सकती है या फिर आपकी सोल नॉमिनी हो सकती है। दोनों ही केस में जो भी स्पाउस होगी उसकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी एलिजिबल होनी चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के लिए, और उसका कोई भी अनदर सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए, तभी वो अकाउंट को कंटिन्यू कर पाएगी 2 साल के लिए और 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं एनएससी की, तो आपका अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, जो भी लीगल हायर है या फिर अगर कोई नॉमिनी है, अगर ज्वाइंट होल्डर है तो ज्वाइंट होल्डर को यहाँ पर पैसा जो है वो अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ और एमआईएस यहां पर दोनों में कंडीशन सेम है। ध्यान रखिएगा, पीपीएफ और एमआईएस के अंदर यहां पर आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं सेम एज एमआईएस कंडीशन। तो यहां पर अकाउंट जो है वो आपका क्लोज कर दिया जाएगा और आपको पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। जो भी आपके नॉमिनी होंगे या फिर जो भी लीगल हायर है उनको पैसा दे दिया जाएगा। और यहां पर जो इंटरेस्ट है वो आपको कब तक मिलेगा, तो इंटरेस्ट जिस महीने आपका अकाउंट क्लोज हुआ है या फिर आपको यहां पर मंथ के अंदर क्लोज हुआ है तो उस महीने के 1 महीने पहले, यानी 1 महीने पहले आपका जो भी होगा इंटरेस्ट जो है वो वहां तक आपको दिया जाएगा। यानी आगे जिस दिन डेथ हो गई है उस दिन के बाद से इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उस दिन के बाद से कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डेथ हुई है, जब अकाउंट क्लोज हुआ है, पैसा रिफंड हुआ है, तब तक का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा एमआईएस में भी और पीपीएफ में भी। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहां पर भी आपका अकाउंट जो है फंड जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी नॉमिनी है या फिर जो भी लीगल हायर है। अब देखते हैं चारों स्कीम में कौन सा ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है किस स्कीम में। तो यहां पर हमने पीपीएफ नहीं लिया है, यहां पर हम सिर्फ एफडी, एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एनएससी स्कीम को कंपेयर करेंगे। एफडी अगर आप 5 साल की करते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। एमआईएस के अंदर आपको 7.4% का और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% और एनएससी में आपको 7.7% है। सभी केस में यहाँ पर एमआईएस में मैक्सिमम लिमिट 15 लाख की, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, तो हम 15 लाख निवेश करेंगे, यहाँ पर भी 15 लाख और यहाँ पर भी आप 15 लाख निवेश कर देते हैं। अब सभी यहाँ पर 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपको 5 साल में कितना दिया जाएगा। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 5,78,500 का इंटरेस्ट मिलेगा। एमआईएस की बात करें तो यहाँ पर आपको 5,55,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 6,15,000 और एनएससी में 6,73,550 का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये ईयरली अगर कन्वर्ट करें तो 1,15,700 हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 1,11,000 और यहां पर हो जाता है आपका 1,23,000 और यहां पर 1,37,710 रुपये। ठीक है, अब यहां पर आप अगर मंथली की बात करें तो मंथली कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 9,640 आपको मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट में, 9,250 आपको मिल रहा है एमआईएस में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है तो 10,250
और 11,226 आपको एनएससी स्कीम में मिल रहा है। तो एनएससी स्कीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है, यहां पर 8.98% का ब्याज आपको मिल जाता है। ये आपका होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी आफ्टर कंपाउंडिंग होने के बाद आपको इतना ब्याज मिलता है। लेकिन इन सभी केस में आपको सिर्फ यहां पर 8.2 या 7.4 और आपको 7.5% ही मिलता है। यहां पर आपको ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता। एफडी में थोड़ा बहुत मिल जाता है, 7.7 तक आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहां पर एमआईएस और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यहां पर कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको सबसे कम ब्याज मिलता है और एनएससी में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन अगर इन तीनों स्कीम को अगर आप आरडी में निवेश कर देते हैं 6.7% पर 5 साल के लिए, तो मान के चलते अगर आपने 10,250 रुपए यहां पर निवेश किए हैं 5 साल के लिए, तो मंथली आपने निवेश किए हैं, तो आपने टोटल यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है 6,15,000 और आपको ब्याज मिलेगा 1,16,500 का टोटल ब्याज मिलेगा, यानी 7,31,500 का टोटल ब्याज। अगर 5 साल में करें तो 1,46,300 का आपको ईयरली हो जाता है। डिवाइड करते हैं हम इसको 15 लाख रुपए से, जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 9.75% आपको ब्याज यहां पर मिल जाता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 9.75% तक का ब्याज मिलता है। अगर आप आरडी स्कीम में इसमें निवेश कर देते हैं, यानी फिर आपको यहां पर ज्यादा ब्याज मिलेगा एनएससी से। वहीं आप अगर एमआईएस को भी अगर आरडी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको यहां पर 0.80 का ब्याज मिल जाता है, और एफडी अगर आप आरडी स्कीम में निवेश करते हैं, यानी ये 9,640 9,250 अगर आप निवेश करते हैं तो 9.10% का ब्याज यहां पर आपको मिल जाता है। तो अगर ये जो इंटरेस्ट मंथली आपको मिल रहा है, या आरडी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा ब्याज आप कमा सकते हैं। जो लोग निवेश करना पसंद करते हैं, यानी जिन लोगों को रेगुलर खर्चा चाहिए, तो उनको तो यहाँ पर बेसिक जो इंटरेस्ट रेट है वही आपको मिलेगी। लेकिन जो लोग निवेश करना पसंद करते हैं तो वो यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। 9.75% सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, यानी पहली स्कीम ये हो गई आपकी। सेकेंड स्कीम आपकी एफडी स्कीम हो गई, जहां पर आपको 9.10 मिलता है। तीसरी आपकी यहाँ पर एनएससी स्कीम है, जिसमें आपको फायदा 8.98 का मिलेगा। और चौथी स्कीम जो है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, यानी एमआईएस में, जिसमें आपको 8.80। ये जो भी इंटरेस्ट रेट हम आपको बता रहे हैं वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है। और यहां पर ये तीनों की बात करें तो यहां पर हमने आरडी में निवेश किया, इसकी वजह से आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो 9.7% का एक्स्ट्रा ब्याज आप कमा सकते हैं अगर आप सिर्फ निवेश करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। यहां पर जो रेगुलर इंटरेस्ट चाहते हैं, रेगुलर मंथली इंटरेस्ट चाहते हैं, उन लोगों के लिए 8.2 है। लेकिन जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आरडी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।